हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है, हम परिसंचरण तंत्र भाग 1 कर चुके हैं। यदि आपको कोई भी इस चैप्टर में कोई दिक्कत आती है इस वाले भाग में, तो आप पहला वाला जरूर देखें, ठीक है। और पहला वाला देखना ही है, उसके बाद ही हम आगे करेंगे, ठीक है ना। हमने जो शुरू किया था, कल किया था परिसंचरण तंत्र के बारे में, और हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ एक बार। सबसे पहले हमने किया था कि इसका इन्वेंशन किसने किया, खोज किसने की थी, तो आप बताना। विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है, इन्होंने कब की थी खोज? 1628 में। कब की थी? 1628। हमने पढ़ा था परिसंचरण तंत्र में हम ब्लड को पढ़ रहे हैं, और ब्लड में हमने पढ़ा कि इसके अंदर 2 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, यानी 2 प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक तरल होता है और एक होता है ठोस। तरल मतलब लिक्विड और सॉलिड। तो यहाँ पर जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, और ठोस क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने जो कल पढ़ा था तरल के बारे में कंप्लीट, यानी लिक्विड के बारे में पढ़ लिया था। और लिक्विड होता क्या है, तो आपने बताना है प्लाज्मा होता है, जिसका परसेंट कितना होता है ब्लड में? 55, यानी 55%। यहाँ तक क्लियर किया था। आपसे पूछा जाएगा कि प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंट पानी पाया जाता है, तो लगभग 90% क्या होता है इसके अंदर? पानी। इसमें प्रोटीन भी पढ़े थे हमने। फाइब्रिनोजन प्रोटीन को यदि प्लाज्मा के अंदर से निकाल दिया जाता है, तो बचा हुआ जो प्लाज्मा है वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। याद है आपको? और हमने ये भी पढ़ा था कि फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, ये कहाँ से निकलता है, तो आपने बताना है यकृत से। और एक और पढ़ा था हिपेरिन। हिपेरिन का निर्माण भी कहाँ होता है, आपने बताना है यकृत के अंदर होता है। क्लियर है? हिपेरिन का कार्य क्या है? शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकना। और फाइब्रिनोजन का कार्य क्या है? तो ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का बनाना होता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि हम आगे बात करें तो प्लाज्मा के अंदर ही क्या पाया जाता है, तो एक चीज और याद रखनी है आपको, इसके अंदर ही क्या पाया जाता है बेटा? एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। क्लियर है? 3 चीजें पड़ी हैं। फाइब्रिनोजन यदि निकाल दें तो क्या बचेगा? सीरम। हिपेरिन होता है। हिपेरिन क्या करता है? रक्त के थक्के को जमने नहीं देता है शरीर के अंदर। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या करता है? ये एंटीबॉडी निर्माण कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां आएंगी ये उसको खत्म कर देता है। तो एंटीबॉडी भी बहुत अहम रोल निभाता है प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद में सॉलिड जो ठोस किया था हमने, वो किया था ब्लड कॉर्पस्कल्स, रुधिराणु किए थे। और रुधिराणु कितने प्रकार के हैं, तो आपने बताना है 3 प्रकार के। हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया था WBC और प्लेटलेट्स। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला था RBC, दूसरा था WBC और तीसरा है प्लेटलेट्स। यहां तक मैंने आपको 3-3 क्वेश्चन या 4-4 क्वेश्चन कराए थे, ज्यादा नहीं। आज हम कवर करेंगे इन तीनों पार्ट्स को। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम RBC के बारे में, WBC के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपने सारा रिवाइज कर लिया होगा। तो आज इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन कौन सा? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। चलो तो थोड़ा ध्यान दोगे। यहाँ पर RBC लिख लेना, इधर WBC लिख लेना, और इधर प्लेटलेट्स। 3 क्वेश्चन याद है? अगर पूछे एरिथ्रोसाइट क्या है, तो ये क्या है? सेल, या फिर कहेंगे कोशिका। या फिर ऐसे करके पूछेगा RBC का टेक्निकल नेम बताइए, तो आपको बताना है एरिथ्रोसाइट। याद है? एरिथ्रोसाइटोसिस ये क्या है? ये निर्माण की प्रक्रिया हो गई। निर्माण की प्रक्रिया। एरिथ्रोसाइटोपिनिया ये क्या है? ये कमी जब हो जाती है ना RBC की बहुत ज्यादा, तो उसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइटोपिनिया। यहां तक आप कंप्लीट कर चुके थे कल।
ऐसे ही इन तीनों में आता है। WBC के लिए क्या शब्द है? ल्यूको, और ल्यूको के पीछे हम यदि साइट लगा दें तो ल्यूकोसाइट हो जाएगा। ल्यूको के पीछे साइटोसिस लगा दिया जाता है तो क्या हो गया बच्चों? ये हो गया निर्माण की प्रक्रिया। और ल्यूकोसाइटोपिनिया, ये क्या हो गई? ये कमी हो गई। यहां तक आप क्लियर कर चुके थे कल ही। और अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। और ये क्या हो गया? तो ये हो गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब कमी। तो ये चीज आपको कल क्लियर हो चुकी थी, यहां तक आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है और प्लेटलेट्स कितनी होती है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि शरीर में ये बताइए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए प्लेटलेट्स जो होती है बहुत ही अहम रोल होता है इनका। यदि किसी व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो क्या होता है? याद है? रोग हो जाता है। कौन सा? डेंगू और मलेरिया। और डेंगू तो बहुत भयंकर होता है ना? अभी बहुत चल रहा था इसका दौर, तो मैंने यहाँ पर फिर से लिख लिया है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहली बात आती है आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे लगभग 50 लाख होती है। 50 लाख नहीं आए, या इसी को कहते हैं 5 मिलियन। याद है आपको? ब्लड के अंदर ये तीनों कॉर्पस्कल्स कितने पाए जाते हैं? 45%। कितना? 45%। कल कराया था अगर याद हो तो। और 45 में से लगभग 99% क्या पाए जाते हैं? तो आप बताओगे आरबीसी पाए जाते हैं। 50 लाख होती है इनकी संख्या लगभग। अब आपसे पूछ ले, ये पुरुषों में करके पूछ लेता है कि पुरुषों में कितना, तो 50 लाख बताओगे, महिलाओं में लगभग 45 लाख। ठीक है, 4.5 लाख मिलियन हो जाएगा उसमें, सॉरी 4.5 मिलियन हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा आपका ये 45 लाख। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 10,000, सबसे कम। कितनी होती है? 10,000। और प्लेटलेट्स की संख्या यदि आपसे पूछेगा तो लगभग 1.5 से 2 लाख क्या होती है? प्लेटलेट्स की संख्या होती है। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन बनेगा क्या कि आरबीसी ब्लड के अंदर कितना % पाया जाता है, तो इस 45 में से लगभग 99% आरबीसी ही होता है। ये याद रखना, सबसे ज्यादा संख्या है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा आपसे कि प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या फिर आरबीसी, इन तीनों में किसका साइज सबसे बड़ा होता है? तो आप सोच करके बताइए। ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे कम है, ये बीच वाली है, तो सबसे साइज जो होगा बड़ा किसका होगा? बताओ सोचकर। 1 मिनट दे रही हूं आपको। हाँ, आप सोच रहे हो मैम सबसे ज्यादा जो है ना उनका साइज बड़ा होगा, ये सोच रहे हो? या प्लेटलेट्स का होगा या फिर डब्ल्यूबीसी का? किसका लग रहा है? देखो ऐसे समझो, आप 1 किलो आलू लेके आते हो, बड़े बड़े होते हैं तो ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? बड़े बड़े हैं तो कम चढ़ेंगे। और ऐसे ही अब आपको मम्मी जी ने ये भी बोला था कि बेटा 1 किलो आलू के साथ साथ में 1 किलो सरसों भी लेके आनी है, तो सरसों तो छोटी छोटी होती है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूं? मैं ये कहना चाह रही हूं कि जिसकी संख्या कम उसका साइज, आकार बड़ा, जिसकी संख्या ज्यादा उसका साइज छोटा। ठीक है, आपसे संख्या पूछेगा कि संख्या किसकी ज्यादा होती है? आरबीसी की, लेकिन सबसे छोटी भी तो यही है। बड़ा कौन है? तो आपने बताना है डब्ल्यूबीसी बड़ी होती है। बड़ी हो गई ना, 10,000 सबसे कम है संख्या, तो साइज में कैसी होंगी? बड़ी होंगी। क्लियर है? तो यहां से अगर कैसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों ऑप्शन में यही होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स,
या ये सभी, चौथा ऑप्शन जो बनता है ये बनता है इनमें से कोई नहीं। और आपसे पूछेगा आकार बताइए किसका आकार बड़ा है, डब्ल्यूबीसी का है, आरबीसी का है या प्लेटलेट्स का है, तो आंसर क्या लगाओगे, डब्ल्यूबीसी। क्यों, क्योंकि क्या होता है इसमें देखो क्वांटिटी कम है, 10,000 है, कम है, तो साइज बड़ा होगा। आलू और सरसों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है। आगे करें, चलो आगे आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी जो होता है इसका निर्माण कहाँ होता है। तो निर्माण का मैं आपको बता दूं, जो निर्माण होता है इसका, ये हमेशा ही इन तीनों का ही पूछा जब भी जाएगा आप बताओगे अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। अब इसको समझ लो थोड़ा सा, बोन मैरो कहते हैं इसको, बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, हमारी जो मोटी हड्डियां होती हैं उनके अंदर, मैं यहां बना देती हूं फिर रफ कर दूंगी, मोटी जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर फैट भरा हुआ होता है, उसी फैट से उसका क्या होता है, इस अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। वैसे तो हड्डी खोखली होती हैं, जो हड्डियां होती हैं हमारी जितनी भी खोखली होती हैं, लेकिन खोखली के अंदर जो नॉनवेज यूज करते हैं ना, बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा उनको कि उनके जो हड्डियां होती हैं उसके अंदर ऐसा जो स्पंज के रूप में कुछ हल्की हल्की खोखली सी होंगी हड्डियां, और उसके अंदर जैसे घी होता है ना, फैट होता है, ऐसा भरा हुआ होता है, उसी को हम कहते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। कितने प्रकार का होता है बच्चों, आप बताओगे मैम। अस्थि मज्जा होता है बोन मैरो 2 प्रकार का, एक पाया जाता है जहां हड्डियां कठोर होती हैं, तो सिरों पर कठोर होती हैं, ऊपर और नीचे, यहाँ कठोर होंगी, और यहाँ पर पूरा खोखली होती है ये। तो जहां पर ये है कठोरपन है, यहाँ कैसा होगा, यहाँ होगा लाल अस्थि मज्जा, मतलब रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। अब ये जो खोखलापन बचा है इसमें भी तो भरा हुआ होगा, तो यहाँ कैसा होगा, यहाँ होगा पीला अस्थि मज्जा। तो यहाँ पर जो पीला होगा मतलब येलो बोन मैरो 2 तरह का होता है। तो इसमें से यदि आपसे क्वेश्चन पूछे, देखो डायरेक्ट पूछेगा तो आंसर आएगा अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे करके आ रहे हैं, लाल अस्थि मज्जा है, पीला अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा है, इनमें से कोई नहीं, और आपसे क्वेश्चन पूछा है लाल अस्थि मज्जा, सॉरी ये रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस आरबीसी, इनका निर्माण कहाँ होता है, तो आप उस समय आंसर लगाओगे लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और जैसा कि लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है तो कलर कैसा हो जाएगा, लाल होगा, कैसा होगा, लाल, क्लियर है। तो यहां से निर्माण, इसका भी पूछेगा तो अस्थि मज्जा लगाना है, डब्ल्यूबीसी का पूछेगा तो भी बोन मैरो ही लगाना है, अस्थि मज्जा ही लगाना है, और यदि प्लेटलेट्स का पूछे तो भी बोन मैरो ही लगाना है। अब जैसे निर्माण पूछा है तो आपसे पूछा जाएगा निर्माण तो हो गया, तो ये इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, पीरियड कितने टाइम का होता है। तो सबसे पहला याद रखना है आपको कि आरबीसी जो होता है, रफ कर दूं मैं, ये तो रफ कर देती हूँ, आरबीसी जो होता है इसका जीवन काल होता है लगभग 20 से 120 दिन। तो इसका होता है 20 से 120 डेज का। डब्ल्यूबीसी का लगभग 7 दिन होता है, और माना जाता है 3 से 5 भी आ जाते हैं कई बार, लेकिन एनसीईआरटी अगर पूछा जाएगा, एनसीईआरटी के तहत आपसे आंसर करोगे तो कितना बताओगे, आप बताओगे 7 दिन। प्लेटलेट्स का लगभग 2 से 4 दिन होता है, मतलब 2 से 4 डेज होता है। ये आपको जीवन काल हो गया। जीवन काल से अगर क्वेश्चन नहीं पूछता है तो कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो आपको बताना है मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लीहा को सिप्लीन कहते हैं, और सिप्लीन नहीं पूछेगा तो आपने बताना है तिल्ली। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, आपसे प्लीहा भी आ सकता है ऑप्शन सिप्लीन भी हो सकता है, या फिर तिल्ली। और याद है सबसे ज्यादा तिल्ली जो होता है, सिप्लीन होता है, इफेक्ट कौन से रोग में होता है, कौन से रोग में होता है, तो आपको बताना है मलेरिया। याद है ना, आरबीसी और तिल्ली को प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, वो परजीवी होता है, एक प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम, उससे होता है। और ये किसको इफेक्ट करता है, तो आप बताओगे तिल्ली को करता है, क्लियर है। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी की यदि आपसे मृत्यु पूछता है तो आपने बताना है इसकी मृत्यु कहाँ होती है, रक्त में हो जाती है, ब्लड में। और प्लेटलेट्स की यदि बात करें तो प्लेटलेट्स की भी मृत्यु आपसे पूछेगा तो आपने बताना है इसकी मृत्यु भी प्लीहा में होता है, या फिर कहेंगे इसे सिप्लीन, तिल्ली। हो गया।
आपसे पूछेगा जीवन काल 20 से 120 दिन, मृत्यु प्लीहा में, इसकी मृत्यु पूछे तो रक्त में होती है, और आपसे प्लेटलेट्स की पूछे तो भी प्लीहा में ही होती है। क्लियर है? आगे करें। चलो अब बात आती है आरबीसी जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो पहले मुझे ये बताओ आप आरबीसी का कलर कैसा, आप बताओगे मैम अभी तो बताया लाल कलर है। लाल जो कलर है, लाल जो रंग है इसका, वो किसकी वजह से है? ये है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, HB से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है, आपने बताना है आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कार्य क्या है इसका? ऑक्सीजन का परिवहन कराना। रक्त के अंदर रहेगा तो ये जो ऑक्सीजन होता है O2 होता है, इसका ट्रांसपोर्ट कराता है। तो मतलब ये क्या कराएगा? ये कराएगा इसका परिवहन ऑक्सीजन का। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि HB होता है हीमोग्लोबिन, ये पुरुषों में कितना होता है? तो आपको बताना है ये 14 यूनिट यानी 14 यूनिट पर ml में होता है। आपसे पूछे महिलाओं में तो आपको बताना है 13 यूनिट पर ml होता है। चीजें याद रखनी है। देखो क्या होता है, जब ब्लड डोनेट किया जाता है ना, तो महिलाएं भी दे सकते हैं, पुरुष भी दे सकते हैं, लेकिन रेफरेंस ज़्यादा करते हैं कि पुरुष ही दें। क्यों? क्योंकि देखो जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर पहले से ही ब्लड कम होता है, लगभग 5 से 6 लीटर होता है पुरुषों में, और महिला में होता है उनसे आधा या 1 लीटर कम, 4 से 5 लीटर। अब जितना कम ब्लड होगा उतना ही हीमोग्लोबिन कम है, और हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो एक रोग हो जाता है, कौन सा? याद है? एनीमिया। कौन सा हो जाता है? एनीमिया। अब पहले से बेचारी के अंदर एनीमिया है, मतलब रक्त की कमी है, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी कह सकते हो, या आरबीसी की कमी कह सकते हो, और उससे ब्लड दूसरे को दे दिया निकाल करके। दिक्कत है ना? तो इस वजह से रेफरेंस किया जाता है किसका? कि पुरुष का ही ब्लड ले। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? यहां से क्वेश्चन बनेगा कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है? क्या वो आरबीसी के अंदर होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है, या प्लेटलेट्स? तो आंसर क्या लगाओगे? आरबीसी के अंदर होता है। और याद रखना है हीमोग्लोबिन के अंदर एक आयरन पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है, यानी एलिमेंट्स पाया जाता है। कौन सा? Fe, जिसे कहा जाता है लोहा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपने बताना है लोहा। क्लियर है? आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? कई बार आ चुका है पेपर में, तो आपको याद रखना है एनीमिया रोग होता है। एनीमिया, ये एनीमिया जो रोग है, आपसे आंसर कहां का बनेगा आप थोड़ा सा ध्यान दोगे यहां पर। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपसे कि आरबीसी की कमी से रोग बताइए, तो आपको बताना है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। यदि HB यानी हीमोग्लोबिन की कमी से भी पूछेगा तो भी आंसर क्या लगाओगे? एनीमिया। लोहे की कमी से भी पूछ ले तो आप बताओगे एनीमिया। माइंड में आ रहा होगा मैडम लोहे की कमी हो जाती है शरीर में तो क्या करें भाई? आयरन के लिए सेब सबसे अच्छा होता है, सबसे अधिक सेब में पाया जाता है। जैसे गरीबों की गाय बकरी को कहते हैं ना, ऐसे ही गरीबों का जो फल है या सेब, अमरूद को कहा जाता है, तो अमरूद में भी आयरन होता है। तो ऐसा नहीं करना है कि किसी में लोहे की कमी हो गई और वो क्या कर रहा है, लोहे को ही खा रहा है कि हम तो लोहे ही खाएंगे जी, लोहे की कमी हो गई। नहीं, ऐसे पूर्ति नहीं होगी। हर एक चीज का अलग अलग तरीका है। अब किसी के अंदर आयरन मतलब ऐसा नहीं है ये अलग है, लोहा नहीं खाना है, जिसके अंदर आयरन पाया जाता है वो चीजें खानी है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से याद रखना है कि यदि किसी पर्सन के अंदर यदि Fe यानी लोहे की कमी हो जाती है तो भी कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। और कहाँ कहाँ आएगा? ऐसे करके नहीं पूछे, आपसे पूछ ले ब्लड की कमी हो गई है जी, ब्लड की कमी हो गई है शरीर में, तो आपको कौन सा रोग होगा? तो आप बताओगे ब्लड की कमी से भी रोग कौन सा होता है? एनीमिया होता है। मतलब इतनी चीजों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, अभी तो 2 और हैं, 2-3 और। क्या क्या? B6 विटामिन जो B6 होता है, यदि इसकी कमी से पूछ लेता है तो भी आपको क्या बताना है? एनीमिया। यहां से नहीं पूछे विटामिन
B11 से पूछ ले या B12। तो यहां से अगर पूछता है तो आपको बताना है कौन सा रोग हुआ, एनीमिया। पानी पी लेती हूँ, नोट कर लो जल्दी से। देखो, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी, ब्लड की कमी, B6, B11, B12, इन तीनों की कमी से पूछा जाएगा, एनीमिया लगाओगे। RBC की कमी पूछेगा, एनीमिया लगाओगे। RBC हम पढ़ ही रहे हैं। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, विटामिन के नेम दे रखे होंगे, मान लो 3 नाम ये हो गए, ABCD, ये 3 ABC ये दे दिया और एक और दे दिया B7। और आपसे क्वेश्चन बनेगा यहां से कि कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, किसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, तो आपको आंसर लगाना है कि विटामिन B12 जो होता है, B12 जो होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर है? यहां तक RBC कंप्लीट हम कर चुके हैं, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, फिर ये रह जाएगा, ये पोर्शन हम कर लेंगे। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको 3-4 क्वेश्चन वो याद रखने हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है। फिर याद रखना है जीवन काल कि कितना होता है, 20 से 120 दिन। फिर याद रखना है मृत्यु कहाँ होती है, तो मृत्यु होती है इसकी प्लीहा में। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है आपसे, क्वेश्चन ये नहीं पूछा आपसे अब की बार कि RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, है ना, बोन मैरो में। यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन को क्या कर दिया, यहां पर ये पूछा कि RBC का निर्माण भ्रूण में, भ्रूण समझते हो, भ्रूण होता है जब बच्चा चाहे 1 महीने का हो बच्चा माँ के पेट में, या फिर 9 महीने का, या फिर होने वाला हो, जब तक वो गर्भ के अंदर है वो भ्रूण कहलाता है, एम्ब्रॉय। इसके अंदर, बच्चे के अंदर जो होता है, इसका निर्माण, RBC का निर्माण कहाँ पर होता है। तो यदि ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा, भ्रूण में बनेगा, तो आंसर आपको उस समय अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो नहीं लगाना है, आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आपने बताना है कि लीवर के अंदर इसका क्या होता है, तो लीवर के अंदर इसका निर्माण होता है। और लीवर में कौन सी जगह, तो मीसोडर्म जो होता है, मीसोडर्म में इसका निर्माण होता है। क्लियर है? RBC मेरे ख्याल से यहां तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। आगे चलते हैं WBC और प्लेटलेट्स पर। आपसे कमी से करके क्वेश्चन पूछेगा, तो कमी से बताओगे आप, B6, B11, B12 इनकी कमी, HB हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी, RBC की कमी और ब्लड की कमी, इन सभी से क्या होता है, एनीमिया होता है। उसके बाद WBC, इसमें ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टॉपिक बचा है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। WBC का हम जीवन काल कर चुके हैं 7 डेज। WBC से पूछा जाएगा कि कमी से क्या होता है, तो आपको बताना है एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं HIV, वायरस होता है ये। इस वायरस के कारण क्या होता है, एड्स हो जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एड्स जो होता है किस वायरस के कारण तो बताना है आपको HIV वायरस के कारण। और यदि WBC की संख्या भी कमी आ जाए यानी कम हो जाए, तो भी क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप क्या बताओगे, इसका फुल फॉर्म बताओगे। HIV का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बताओगे इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर है? एड्स डे कब मनाया जाता है, तो आप बताओगे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। शुरुआत साउथ अफ्रीका से हुई, कहां से, साउथ अफ्रीका से, ये याद रखना, साउथ अफ्रीका से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन यदि रोगी पूछे जाते हैं ना कि रोगी सबसे सर्वाधिक कहां पर है, सबसे अधिक, तो भारत में कितने, लगभग 50 लाख, लगभग 50 लाख रोग जो होते हैं, ये कहाँ हैं, तो आप बताओगे भारत में है, सबसे अधिक है जिसकी संख्या। क्लियर है? फिर आती है बात प्लेटलेट्स की, जीवन काल कितना, 2 से 4 दिन। यदि प्लेटलेट्स की कमी से रोग पूछे जाएंगे तो आपको 2 रोगों पे यानी 2 डिसीज पे आंसर लगाना है। कौन कौन सा,
प्लेटलेट्स की कमी जब भी शरीर में आती है, सबसे मेन जो क्वेश्चन बनता है किससे बनेगा? डेंगू। किससे बनेगा? डेंगू से। कि डेंगू में किसकी कमी आएगी? प्लेटलेट्स की। एक रोग और याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा मलेरिया में किसकी कमी आती है, तो भी प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। और मलेरिया परजीवी के कारण भी होता है, प्रोटोजोआ के कारण। कौन सा? प्लाज्मोडियम। क्लियर है? प्लेटलेट्स का कार्य आपसे पूछ ले, प्लेटलेट्स का कार्य बताइए, फंक्शन बताइए इसका, तो आपको बताना है प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। क्या कार्य होता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। क्या होता है इसका कार्य? होता है। रक्त का थक्का से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन मदद करता है? तो सबसे पहला हमने प्लेटलेट्स पढ़ा। दूसरा एक कल किया था फाइब्रिनोजन प्रोटीन, तो फाइब्रिनोजन याद रखना है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन और आ सकता है, तो एक आपसे तत्व पूछ लेता है, कौन सा होता है? कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम। तो यहां से ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और जितना भी एक दो जो क्वेश्चन आपके जो बच जाते हैं या फिर रह गए होंगे, वो हम एक दिन क्या करेंगे, एक कंबाइंड क्लास कर लेंगे, जिसमें जितने भी टॉपिक अब तक हुए हैं उनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो हम सारे कवर कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपको ये चीजें हर बार रिवाइज करती रहनी है, जिससे कि आप भूलोगे नहीं इन चीजों को। ठीक है? तो आराम से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर। थैंक यू सो मच।